प्रिय मित्रों, एक पाठक ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं एक सेशन एक बहुत ही पुरानी सामाजिक समस्या जिसे प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं या वेश्यावृत्ति कहते हैं, उसके प्रति मैं अपने विचार व्यक्त करूं। शायद कुछ उम्र के लोग श्रोता रहे होंगे जिसमें वो लोग काफ़ी वनरेबल होते हैं, और मेरे ख्याल में ये उनके लिए समझना ज़रूरी है कि यह वृत्ति समाज में क्यों है और इसका क्या परिणाम होता है समाज पर। वह समझने के लिए इस पर बात करना कोई बुरा नहीं होगा, और एज ए सीनियर मैं सोचता हूँ, सीनियर सिटीजन, कि मैं इस बात पे विचार प्रकट करूँ, व्यक्त करूँ। खास करके युवाओं के लिए ये अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। पूरे मानव समाज में या सारी के सारी दुनिया की कंट्रीज जो हैं, देश जो हैं, या जितनी भी प्रकार की हमारी सभ्यताएं या धर्म, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हिंदुज़म हो, बौद्धिज़्म हो या कोई और अन्य, सभी में इस विषय पे जरूर चर्चा है। और हर देश में, हर राष्ट्र में, हर सिविलाइजेशन में इसका चर्चा जरूर आता है। पहले तो एक निश्चित रूप से बात समझने की है, जो भारतीयों का जिन पे बहुत अत्यधिक विश्वास था, और बुद्धों का भी, जैनों का भी, क्योंकि ये सारे इंडिक रिलीजन थे, और इंडिक रिलीजन शुरू से ही सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस पे बहुत ज़्यादा क्लियर थे। इन्होंने हमेशा इसको एक प्रोपेगेशन का साधन समझा। सबसे पहली तो ये है कि यह वृत्ति एक प्रोपोगेशन की वृत्ति है। इसका उपयोग प्रोपोगेशन के लिए है, आनंद के लिए नहीं। और इसीलिए हमारे चाहे बुद्ध हों चाहे हिंदू हों, हम तो कोई अंतर समझते नहीं, पर जो आजकल कुछ लोग ऐसे ही बेतुकी बातें करते हैं अंतर की, तो उनके लिए सिद्धांत रूप से दोनों ने कभी भी इसको एक नॉर्मल वृत्ति नहीं माना। साधारणतया हिंदुओं का और बौद्धों का यह विश्वास था कि यह एक्टिविटी, यह क्रिया केवल मात्र प्रोपोगेशन के लिए है। इसमें आनंद के भाव से कोई संबंध व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। प्रभु ने शायद आनंददायक इसलिए बनाया कि जिससे आदमी को ज़्यादा आकर्षित कर सके और अधिक से अधिक प्रोपोगेशन हो सके सृष्टि में। ऐसा उसने सबके लिए एक बंदोबस्त किया है प्रोपोगेशन का। जितनी भी लाइफ है उसमें सब में प्रोपोगेशन के लिए दो जो स्तंभ बनाए गए, मेल और फीमेल, दोनों में हाफ आधे आधे क्रोमोसोम्स उस रेस के रखे गए, और दोनों कंट्रीब्यूट करके, चाहे पोलन्स के रूप में हो चाहे स्पर्म्स के रूप में हो, औरत में वो ओम के रूप में हो, और उन दोनों के जुड़ने के बाद ही उस जाति का, जिस जाति में वो हैं, या मानव जाति या पशु जाति या जो भी, उस जाति को उस मतलब से, अर्थ से
उसका प्रोपोगेशन होता रहा है और होता है। बहुत कम ऐसे प्राणी क्रिएट किए गए हैं जो दोनों जिसमें एक्टिविटीज़ का शेष होता है या जिनमें ये आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहाँ भी वो आवश्यकता पूरी होती है किसी दूसरे तरीके से। तो इस सिद्धांत पे, प्रोपोगेशन के सिद्धांत पे, इसको एक बहुत ही सात्विक क्रिया माना गया और उसके लिए बहुत सारे उन्होंने नियामन बनाए और इससे संबंधित जितनी भी दूसरी एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस खड़ी हो सकती हैं उनसे बचने के उपाय भी उन्होंने बताए, हमारे पूर्वजों ने बताए। इसलिए इंडिक रिलीजन्स में इनवेरिएबली ये केवल मात्र जननांग को माना गया और जिनका उद्देश्य केवल मात्र प्रोपोगेशन था। लेकिन इंसान या कोई भी जीव है, एक ही जाति प्रजाति में बहुत से उनके प्रकार होते हैं। उसी तरह जैसा हमने डिस्कस किया पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में कि आदमियों के भी, मनुष्यों के भी बहुत से प्रकार हैं और उनकी प्रकार पे निर्भर करते हुए उनकी इंद्रियों का प्रभाव उनके ऊपर, उनकी प्रकृत नेचर पे या प्रकृत व्यवहार पे उनका पड़ता है, असर पड़ता है। कुछ लोगों में हो सकता है सेक्सुअल उन्माद बहुत ज़्यादा हो और वह अपने आप को जो तरीके समाज ने अपनाए हैं उस तक ही सीमित नहीं रहना चाहते हों। ऐसी प्रवृत्ति उनमें हो सकती है। वह मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। तो ऐसे लोग शुरू से ही, जब से मानव समाज बना, तो वो ऐसी उच्छृंखलता करते आए। इसीलिए इस वृत्ति को दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन कहा गया, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन का जो बाय डेफिनेशन मतलब है वो ये है कि जब कोई भी दो व्यक्ति, मेल और फीमेल, आपस में सेक्सुअल एक्ट करते हैं और उसके बदले में वह कुछ उनको देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोक्ष रूप में किसी चीज़ का उसमें देना, यानी कि उसको कंपनसेट करना होता है। और उसमें कोई भी कमिटमेंट या किसी भी तरह का, जिसे हम स्नेह कहते हैं, उसका अभाव होता है। वो प्योरली एक सेक्सुअल एक्टिविटी अपने आनंद के लिए होती है। तो उसको उन्होंने कहा कि ये वेश्यावृत्ति है। इस प्रवृत्ति का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने इसको अपना एक प्रोफेशन ले लिया और दुनिया में उनका मानना है कि सबसे पहले जो व्यापार हुआ होगा दो लोगों के बीच में, वह सेक्सुअल एक्टिविटी को ही लेकर हुआ होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ये दुनिया का ओल्डेस्ट प्रोफेशन है। हमारे यहाँ भी यह हमेशा रहा। महाभारत में, रामायण में सब जगह वेश्याओं की चर्चा है। उनके ओरिजिन की चर्चा भी महाभारत में मिलती है। और कोई ऐसा पुराण और वो नहीं है जहाँ पे आपको इस संदर्भ में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हो। यानी कि यह जो एक कुछ लोगों का एबनॉर्मल व्यवहार है, कई कारणों के लिए, इसके कारण बहुत हैं। मानसिक विकार हो सकता है, शारीरिक बीमार हो सकता है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं एंडोक्राइनल रीजन की जो उनकी बहुत भावनाओं को बढ़ा देती हैं, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल कर देती हैं। तो कई कारणों से यह एक स्वभावगत बात समाज में देखी गई, सारे समाजों में देखी गई। यूरोप में जब कोलंबस का टाइम आया
तो वो कुछ बीमारियां लेके भी साथ में आए। उन्होंने कुछ देशों को खोजा ही नहीं, पर वहाँ की बीमारियां भी जो हैं, और उनमें एक बीमारी थी सिफिलिस और गनोरिया, सेक्सुअल जो एक्ट से होती हैं। और यह आने के बाद में यूरोप में इतनी तरह से फैली, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोस्टिट्यूशन है ये ऑलमोस्ट बहुत कॉमन था। ब्रोथल हाउस बहुत कॉमन थे। यह कहा जाता था कि ब्रिटेन में 60 में से एक घर ब्रोथल हाउस होता था। अब आप कल्पना कर सकते हैं, लंदन में ही ये कल्पना की गई कि एक वन टाइम पे 80,000 जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो रहती थीं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ये अनैतिक सेक्सुअल रिलेशनशिप का व्यापार कितने बड़े स्केल पे होता होगा। उसके तुरंत बाद जो सरकारें थी, गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस पे विचार किया और शुरू में इन पे उन्होंने टैक्सेशन भी लगाए। और आज भी कहा जाता है कि पूरी कंट्रीज की अगर हम रेवेन्यू मिला लें तो 100 बिलियन $100 बिलियन की रेवेन्यू जो है आज भी ये गवर्नमेंट्स को खाली ये एक प्रोफेशन थ्रू आउट वर्ल्ड देता है, यानी कि समाप्त नहीं हुआ। उसके बाद जब धर्म के प्रभाव आने लगे तो कुछ धर्मों में तो ये चलता रहा, लेकिन धर्मों में इसको कुछ ने इसको कहा कि ये अनैतिक है, लेकिन उनके कुछ भी कहने के बावजूद यह जो एक व्यापार था वो बंद नहीं हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि एक बहुत बड़े स्केल पे महामारी के रूप में जो वेनेरियल डिजीज थी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थी, उनका एपिडेमिक आ गया यूरोप में, और फिर उनको इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता पड़ी। जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थी, जो बहुत ज़्यादा हैं, उनके नंबर बहुत ज़्यादा हैं, सिफिलिस और गोनोरिया मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, तो बहुत सारी हैं, वो सब इस एक्टिविटी में समाज में जब फैलने लगी तो फिर उन्होंने इसको कंट्रोल करने का सोचा। तो कुछ आइडेंटिफाई किए गए ब्रोथल हाउसेज, कुछ लोगों ने इसको लीगलाइज्ड किया, कई रास्ते अपनाए गए, कई ने टोटल प्रोहिबिशन किया, पर जब नहीं रुक रहा था तो उसको उन्होंने लीगलाइज प्रोफेशन जिसे प्रोहिबिशन जिसे कहते हैं वो कर दिया गया। और मेडिकल डॉक्टर्स को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो जाकर के उनके ब्लड सैंपल लें, उनके एग्जामिनेशन करें, उनको हाइजीन सिखाएं, सेक्सुअल हाइजीन सिखाएं। यानी कि यूरोप में और एशिया में भी बहुत प्रयत्न किया गया कि इससे बीमारियां न फैले, क्योंकि बीमारियां बहुत बड़े रूप में ये फैल रही थी यूरोप में और बाकी जगह भी, जहाँ पे वेश्यावृत्ति का बहुत ज़्यादा चलन था। इसके साथ ही उसी समय में एक टैक्सेशन भी इन पे लगा, टैक्स भी लगा, और टैक्स इतना ज़्यादा होता था कि गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यू मिलने लगी। फ्रांस में कुछ यूनिवर्सिटीज़ थीं जो प्रोस्टिट्यूशन पे टैक्स के पैसे से ही चलती थी। इतना ज़्यादा टैक्सेशन और इनकम जो है वो गवर्नमेंट्स को आने लगे, और वहीं से ये लीगलाइजेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया। इस्लाम में वैसे तो इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं थी, लेकिन मुत्ता मैरिज जिसे कहते हैं हम, जो ख़ास करके शियाज में ज़्यादा कॉमन होती है, और दूसरी निकाह की भी एक वैरायटी थी जिसमें आप शॉर्ट टर्म मैरिज कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, तो वो आधार बने प्रोस्टिट्यूशन का। वैसे उनका धर्म मना करता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुताह और एक और मैंने बताया कि निकाह की वैरायटी थी, वो शॉर्ट टर्म मैरिजेस को परमिट करती थी। उसके अंतर्गत यह कवर होने लगा, लोग उसके नाम से ये सब करने लगे।
नतीजा ये हुआ कि टर्की जैसी कंट्री जो कि एकदम इस्लामिक की सबसे बड़ी मानी जाती थी फॉलोवर, वहाँ पे भी आज की तारीख में भी जो प्रोस्टिट्यूशन है वो लीगलाइज्ड है। उन्होंने लीगलाइज कर दिया कि जब हम इसको नहीं रोक सकते तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको आइडेंटिफाई करो और उनके पूरे मेडिकल चेकअप वगैरह करो, और यानी कि उसको कंट्रोल करके समाज को उससे कम नुकसान हो, यह व्यवस्था लोगों ने सोचना शुरू किया। कुछ लोगों ने इसको, ये प्रोस्टिट्यूशन को कंट्रोल करने का तरीका माना, इसीलिए उन्होंने इसको कहा कि ये एक तरह का प्रोहिबिशन तो है, ये भी एक तरह का प्रोहिबिशन है, लीगलाइज्ड मीन्स प्रोहिबिशन है कि आपने आइडेंटिफाई कर दिए, डिफाइंड कर दिया, और उसकी बहुत सी जो है उसकी वो रख दी गई कंडीशंस जिससे कि समाज को ज़्यादा नुकसान नहीं हो। क्योंकि इस वृत्ति के साथ में बहुत से दूसरे चीज़ भी आते हैं। जब ये शुरू होता है तो इल्लीगल ट्रैफिकिंग ऑफ द वुमन होगा, औरतों को एक जगह से दूसरी जगह भगा करके उनका दुरुपयोग होगा। फिर खाली यही नहीं रहता, मेल प्रोस्टिट्यूट का भी ज़माना आ गया, तो वो भी आकर के कॉम्प्लिकेट करेंगे। और सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो नज़र आया वो आया HIV के रूप में, एड्स के रूप में। क्योंकि एड्स जो है सेक्सुअल वृत्ति से अत्यधिक फैलने लगा, और इस सीमा तक फैलने लगा कि हमारा समाज या कोई भी समाज इसको टॉलरेट करने में समर्थ नहीं था। और इसीलिए सब ने एक ही आवाज़ से कहा कि भाई अब इसको कुछ कंट्रोल करो, तो लोगों ने लीगलाइज्ड कर दिया। तो लीगलाइज्ड में फ़ायदा ये होता है, अभी भी बहुत सी कंट्रीज़ में लीगलाइज्ड है, टर्की उनमें से एक है जहाँ पे ये लीगलाइज है, इस्लामिक कंट्री है पर प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज्ड है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को जानते हो, सोर्स ऑफ इमोरलिटी को पहचानते हो, सोर्स ऑफ ट्रैफिकिंग को पहचान लेते हो, ड्रॉप ऑफ जो आपका ड्रग कंट्रोलिंग में, यानी कि ड्रग एडिक्शन की जो दवाइयाँ वगैरह होती है वो भी इन लोगों में ज़्यादा प्रिवेल होती है, उनसे वहाँ पता लगा कि उनको कंट्रोल कर सकते हो। और बहुत तरह के अपराध जो हैं, जो जिनका ये सेंटर बन जाते हैं, उन सब को वहाँ से आप पकड़ के अपने कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके प्रोहिबिशन पे या लीगलाइज से एक फ़ायदा नहीं है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। क्योंकि अब वो लोग एक समाज का रेस्पेक्टेबल हिस्सा हैं और उनकी भी वोटिंग पावर है, उनको भी समाज की हर स्थिति में जाने का अधिकार बन जाता है। वैसे तो उस सब से उनका आइडेंटिफिकेशन बहुत आसानी से रहता है, और उन लोगों का भी एक जो हीन भाव है वो उससे समाप्त होता है, और वो सब चीज़ समाज हित में कुछ मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए शायद भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक लीगलाइज्ड किया, और इसको कहा उन्होंने कि ये एक प्रोफेशन है। यानी कि प्रोस्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एज एक प्रोफेशन डिक्लेयर किया। अब उस डिक्लेरेशन से सबको लेकिन उन्होंने कहा भी ब्रोथल वगैरह जो है वो नहीं होंगे, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन जो है ये एक प्रोफेशन है। अब उनका नाम प्रोस्टिट्यूशन से वेश्याओं से बदल के सेक्स वर्कर हो गया, और उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो जब आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो आप जाके उनको मेडिकल एजुकेशन दे सकते हैं, उन सब बीमारियों के बारे में बता सकते हैं जिनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, और जो जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी कुछ आप लिटरेचर वगैरह एडवाइजरी वहाँ डाल सकते हैं, जिससे कि उन सब को इन बातों का ध्यान रहे। यानी कि पब्लिकली अब आप इन चीज़ों की बात कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट करने के प्रावधान बना सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर लीगलाइज्ड प्रोहिबिशन जो है वो किया जाता है तो आपको आपकी समस्या का पता है, उस समस्या से आप भाग नहीं रहे, उस समस्या से अब आप लड़ रहे हैं। अब दूसरे तरीके बनाते हैं इसको कंट्रोल करने के, यानी कि मॉरल प्रिंसिपल्स को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे सोसाइटी में, इसके बारे में लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे। तो और जो वर्कर इसमें इन्वॉल्व हैं
उनको आप फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे, उनका रेगुलर चेकअप होगा, ब्लड चेकअप होगा, उनको एडवाइस दी जाएगी कि इस एक्टिविटी में किस तरह से बचा जा सकता है सेक्सुअली एसटीडी जिनको कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। तो ये सब होने से समाज में उसका जो प्रभाव है या दुष्प्रभाव है, प्रभाव है, उसको कम किया जा सकता है। और फिर लीगलाइज होने के बाद में उनके संपर्क में आने वाले लोगों की वैरायटी, उनके चरित्र, उनके कार्य काम, जैसे किस तरह के, क्योंकि इलीगल कार्य में जो लोग लगे होते हैं वो अक्सर इनको विजिट करते हैं, इनके पास जाते हैं, क्योंकि समाज की वो जो अपनी पारिवारिक परंपरा को नहीं चला पाते और अक्सर वो इन्हीं लोगों से उनको काम चलाना पड़ता है। तो इसलिए वो उनको आसानी से हर चीज़ को आप बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आपको पूरी समस्या का पता है। जब तक इलीगल होता है तो ये काम छुप छुप के होता है और उस छुप छुप के काम करने वाले जो है वो ज़्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि वह आपकी सर्विलेंस में नहीं है। तो लीगलाइज करने से सर्वेलेंस आपकी अच्छी हो जाती है, उनको आप आध्यात्मिक सात्विक प्रेरणाएं देने के कार्यक्रम भी कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उनके ऑन प्रोफेशन के बारे में आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं और दूसरा व्यक्ति भी उनसे जाकर के डिस्कस कर सकता है। यह फ़ायदा होता है। तो इसलिए बहुत सी कंट्रीज़ ने इसको लीगलाइज किया। बहुत सी कंट्रीज़ अभी भी हैं जो इसको लीगलाइज नहीं करती। इंडिविजुअल लेवल पे प्रोस्टिट्यूशन को काफ़ी कंट्री ने लीगलाइज कर रखा है, लेकिन ब्रॉथल के रूप में जहाँ मल्टीपल वेश्याएं रहती हों उसको बहुत कम कंट्रीज ने लीगलाइज किया है। और मेरा ख्याल है कि वह अप्रोच ठीक भी है, क्योंकि हमारा पर्पज है समाज में जो इमोरल थिंग हैं, जो गलत चीज़ें हो रही हैं, उनको कंट्रोल करना, और जहाँ पे वो अनकंट्रोलेबल हैं उनको इस ढंग से अपने उसमें लीगलाइज करना कि उन पे गहरी पैनी नज़र रख दी जाए, इसलिए उनसे होने वाले नुकसानों से दूसरे इनोसेंट लोगों को बचाया जा सके। तो उसमें यह संभव हो जाता है। हाँ, बशर्ते कि हमारी पुलिस, हमारे दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और मेडिकल एजेंसीज वो ईमानदारी से इस पर काम करें, यह बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे जैसे मुझे पेपर्स वगैरह पढ़ने की मिलती है, पेपर्स मीन्स रिसर्च पेपर्स वगैरह मैंने देखे हैं, उसमें काफ़ी लोग, खास करके कम्युनिटी मेडिसिन के लोग इस पे नज़र रखते हैं और इस एरिया में भी काम करने लगे हैं, क्योंकि उसका रिकॉग्निशन होने के बाद में आइडेंटिफिकेशन आसान है। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद पे उन पर रिसर्च वर्क करना भी आसान हो जाता है। वो सोशल रिसर्च भी हो सकती है, मेडिकल रिसर्च भी हो सकती है, किसी तरह की रिसर्च जो है वो आप कर सकते हैं। जब पर्टिकुलर एक प्रोफेशन का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, उसमें इन्वॉल्व लोगों का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, तो उनको अप्रोच करना आसान हो जाता है। और उसके साथ जो पहले एक एसोसिएटेड खतरा होता था, क्योंकि तमाम तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ में वो लोग इन्वॉल्व हो जाते थे और उन सब के प्रतिनिधि वहाँ आसपास में ही घूमते रहते थे, तो ऐसी स्टडी किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाती थी, क्योंकि कुछ भी ऐसा कन्फ्लिक्ट हो जाने पे वहाँ पे चाकू छुरे चल जाना एक बड़ा आसान बात हुआ करती थी। लेकिन अब आइडेंटिफिकेशन होने से बाकी क्राइम भी उससे जो एसोसिएटेड क्राइम, बड़ी लंबी लिस्ट है एसोसिएटेड क्राइम्स की, उनको भी कंट्रोल करना आसान हो जाता है। क्योंकि कुछ व्यक्ति तो समाज में ऐसे रहेंगे ही हर जगह, हर देश में, जो इस लाइन को तोड़ेंगे, इस मोरालिटी को तोड़ेंगे और इस तरह का काम करेंगे ही। तो अच्छा है जब ये रियलिटी हमने अपने एक्सपीरियंस से समय से पहचान ली कि उसको लीगलाइज कर दिया जाए और कंट्रोल किया जाए, जिस तरफ हमारी कंट्री में काम चल रहा है और बाकी दुनिया में भी काम चल रहा है। धन्यवाद। अभी यही समाप्त करता हूँ, फिर बात करेंगे किसी और समस्या या मेरे केस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।